नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 25 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम G20 से संबंधित। 1 दिसंबर को G20 की जो प्रेसिडेंसी है ना वो इंडिया के पास आ जाएगी, तो इंडिया कैसे इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने से संबंधित इशू के बारे में। और तीसरे नंबर पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ में। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का इंपॉर्टेंट इशू है। देखो, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन। इनकी ना एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में ना इनको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा जा सकता है, और पार्टी काफ़ी वाइल्ड है। जैसे एक गेस्ट तो ऐसी हैं, उन्होंने अपना टॉप उतार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ड्रग्स लिए गए हैं इस पार्टी में, तो ना काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ सना मरीन का, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, इस पार्टी के कारण। लोगों ने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, किस प्रकार का एग्जाम्पल वो सेट कर रही हैं सोसाइटी में। इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ड्रग्स नहीं लिए। हालांकि एक गेस्ट ने अपना जो टॉप उतारा वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ना अपने आप को डिफेंड भी किया कि मैं अपनी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को साथ लेके चल रही हूँ। मेरा भी मन करता है कि पब्लिकली अगर मैं बहुत काम करूँ तो थोड़ा बहुत अपने एंजॉय भी दूँ, अपने आप को समय दूँ, तो इसमें क्या गलत है। तो हमारे देश में भी आपको याद हो, राहुल गांधी की एक वीडियो वायरल हुई थी नेपाल से, किसी क्लब में एंजॉय करते हुए की। तो बाद में राहुल गांधी का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो पॉलिटिक्स में, आप पार्टीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ना एक्चुअल में ना जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस प्रकार की डांस पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी करते हैं ना, जिसमें ड्रिंक वगैरह भी किया जा रहा है, तो लोग ना उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब जब आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हो ना, उसके प्रति आप सीरियस नहीं हो, आपका ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों में है, इसलिए जनता ना पसंद नहीं करती इन चीज़ों को। देखो, लीगली कोई गलत नहीं है, मतलब जैसा सना मरीन का कहना है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिए, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया, तो वैसे ये गलत नहीं है। लेकिन एज ए लीडर ना आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप सोसाइटी के लीडर होते हो, आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, आप एग्जाम्पल सेट करते हो सोसाइटी में। तो आपका जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गलत इंप्रेशन जाए जनता में कि ये प्रधानमंत्री ही हमारा अनसीरियस है, या फिर गलत आप एग्जाम्पल सेट करो कि ये चीज़ें तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। समझ गए? वैसे देखो, ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इस तस्वीर को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। ये साइड में है स्वीडन की प्रधानमंत्री, तो इनसे जब मुलाकात की थी ना इन्होंने, फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने, सना मरीन ने, तो ये अपनी लेदर की जैकेट पहन के आई थी। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप कैजुअल अटायर में मिल रहे हो दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों से, दूसरे देश के प्रेसिडेंट से, ये सही नहीं है, ये देश की डिग्निटी को डाउनग्रेड करता है। तो बाद में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था कि अब दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है, आप बिल्कुल सीरियस ढंग से फॉर्मल वे में डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, बदलती दुनिया के हिसाब से आप अपने कपड़े भी बदल सकते हो। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यह आर्टिकल लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा, जो पहले इंडिया के डिप्लोमेट थे, अब रिटायर हो चुके हैं। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, जल्द ही वो समय आने वाला है जब G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास होगी। तारीख है 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 के बीच में G20 का प्रेसिडेंट हो गए इंडिया। तो देखो, इस एक साल के पीरियड में जो मेंबर कंट्रीज हैं G20 के, उनकी 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होगी। मतलब G20 के मेंबर कंट्रीज के बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स, विभिन्न NGOs, वर्किंग ग्रुप्स आपस में मिलेंगे। देखो, वैसे तो इंडिया ने ना इससे पहले भी बड़े बड़े ग्रुप्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। फॉर एग्जांपल, नैम का समिट ऑर्गेनाइज करवाया था इंडिया ने 1983 में, और 2015 में एक बहुत ही बड़ा थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, यह भी इंडिया में हुआ था। और उसमें ना ऑलमोस्ट 60 के आसपास अफ्रीकन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बड़ा इवेंट था। लेकिन G20 की तो देखो बात ही अलग है। G20 में मेजर कंट्रीज शामिल हैं, वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं। तो इंडिया को ना तो इस इवेंट को लेके ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए,
लेकिन ऐसा भी नहीं कि कम करके आंकना चाहिए, बिल्कुल ही हल्के में छोड़ दिया जाए। G20 के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूं। G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, वो वर्ल्ड की जीडीपी में जानते हो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑलमोस्ट 90%। और पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसमें से 80% तो G20 के मेंबर कंट्रीज के बीच में होता है। और टोटल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है 67% तो सिर्फ इन G20 कंट्रीज में है। और देखो ये एडवाइजरी बॉडी है, मतलब ऐसा नहीं कि G20 की मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है वो बाइंडिंग होता है मेंबर कंट्रीज के ऊपर। वर्ल्ड के जो बड़े इश्यूज होते हैं ना, खास करके इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब पहले तो G20 का फोकस सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पर होता था, लेकिन आज के समय में तो वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना उनको एड्रेस किया जाता है G20 की मीटिंग्स में, समिट्स में। देखो आज के समय में ना वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। आपने देखा होगा यूक्रेन को लेके वार चल रहा है, ताइवान को लेके यूएसए और चाइना के बीच में द्वंद्व हैं, डिफरेंसेस हैं, लड़ाई है। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हम। तो ऐसी सिचुएशन में G20 का जब समिट ऑर्गेनाइज होगा ना इंडिया में, इस साल तो देखो इंडोनेशिया में है, अगले साल इंडिया में है, तो जब इस साल इंडोनेशिया में G20 का समिट ऑर्गेनाइज होगा ना, तो इंडोनेशिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, कैसे इतने सारे डिफरेंसेस को एक मंच पर लाया जाए, कैसे G20 के समिट की कोई प्रोडक्टिव जो आउटकम है ना वो इंश्योर की जाए। G20 में देखो काफी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, मतलब बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेशन है G20 में। पहले देखो G7 की ना वर्ल्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, मतलब वर्ल्ड के जो भी बड़े इश्यूज थे ना उनको शेप किया जाता था G7 के द्वारा। G7 बाद में G8 बन गया था जब रशिया इसमें शामिल हो गया था। हालांकि 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया ना रशिया ने, तो G8 ग्रुप से रशिया को निकाल दिया गया बाहर और ये ग्रुप फिर से बन गया G7। तो पहले G7 ग्रुप का ज्यादा बोलबाला था, लेकिन ना बाद में कुछ इकोनॉमीज काफी तेजी से इमर्ज होने लगी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी, ब्राजील की इकोनॉमी, मैक्सिको की इकोनॉमी, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी। तो ना G7 ग्रुप के लिए ना कंपलसरी हो गया कि अगर वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिचुएशन को एड्रेस करना है तो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को साथ लेना होगा। इसीलिए G20 ग्रुप का निर्माण हुआ था। शुरुआत में तो ग्रुप बना 1999 में, लेकिन कुछ सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, ज्यादा समिट्स इस ग्रुप के ऑर्गेनाइज नहीं हुए। लेकिन कुछ सालों बाद जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए ना, तब ये ग्रुप रिवाइव हुआ। तब से लेके अभी तक ये जो ग्रुप है वो प्रोमिनेंस में रहता है और वर्ल्ड के बड़े जो इश्यूज होते हैं ना उनको शेप किया जाता है, उन पर डिस्कशन होती है इस ग्रुप के द्वारा। यहां पर देखिए 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस को इन्होंने एड्रेस किया G20 वालों ने। उसके बाद 2010 में यूरोजोन क्राइसिस को भी G20 के द्वारा एड्रेस किया गया। शुरू में तो सिर्फ G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी, लेकिन बाद में जब लगा कि हाँ यूटिलिटी है इस ग्रुप की, तो मेंबर कंट्रीज के जो हेड्स हैं ना वो भी आपस में मुलाकात करने लगे। ये इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। तो ये हमने G20 का थोड़ा सा इतिहास डिस्कस कर लिया। आपके दिमाग में ना एक पिक्चर प्रिंट हो गई G20 के बारे में। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया आज के समय में ना इश्यूज बहुत हैं, जैसे यूक्रेन वार को लेके रशिया वेस्ट के बीच तनातनी, यूएसए और चाइना के बीच में कोविड-19 के बाद में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब। तो ना इंडोनेशिया में जब समिट ऑर्गेनाइज होगा ना इस साल, इंडोनेशिया के ऊपर एक बड़ी चुनौती होगी इन समिट की एक प्रॉपर ना आउटकम सुनिश्चित करवाना, इंश्योर करवाना। और देखो इंडिया, अगले साल तो समिट इंडिया में होना है, तो इंडिया में ना काफी ध्यान से देख रहे हैं कि इंडोनेशिया किस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच में टेंशंस को ओवरकम करके समिट की एक प्रोडक्टिव आउटकम सुनिश्चित करवाएगा, क्योंकि अगले साल इंडिया के सामने भी यही चुनौती होगी, क्योंकि ये सारी टेंशंस, सारे इश्यूज अगले साल तो खत्म हो नहीं जाएंगे। तो जो कुछ आज इंडोनेशिया कर रहा है कल वो इंडिया को भी करना है। इंडिया के सामने देखो 3 चीजें हैं अगले साल जब समिट इंडिया में होगा, और इस साल के बाद से लास्ट में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास से होगी। सबसे पहले चूंकि इंडिया प्रेसिडेंट होगा, समिट इंडिया में होगा, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना सबसे पहला लक्ष्य इंडिया का ये होगा। दूसरा, समिट इंडिया में होगा
तो G20 के मेंबर कंट्रीज के ऊपर इंडिया अपना मार्क छोड़ना चाहता है। मार्क मतलब आप इसे लीडरशिप की सेंस में ले लीजिए, या फिर समिट जब इंडिया में होगा तो इंडिया अब अपनी बहुत सारी पावर दुनिया को दिखा सकता है। अभी अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कैसे। और सबसे लास्ट में मेंटेनिंग इट्स प्राइमेसी एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा इंडिया का, ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड के ग्लोबल गवर्नेंस के जो इशू है ना, उनको एड्रेस करने के लिए G20 एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन बना रहे। ये ट्रिपल मोटिवेशन होगा इंडिया का। इसके बाद लास्ट में ना राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। 4 चीजें हैं जो इंडिया कर सकता है। पहली चीज क्या कर सकता है इंडिया, देखो समिट चूंकि इंडिया में होगा, इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा G20 का पहली बार, तो इंडिया के पास ना एक मौका है अपनी अचीवमेंट्स को शो करने का G20 के मेंबर कंट्रीज के सामने। अचीवमेंट्स जैसे इंडिया ने कितना अच्छे ढंग से कोविड-19 की महामारी को टैकल किया अपने घर में, और दूसरे देशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड की, एड दी, डिप्लोमेसी किस प्रकार से थी इंडिया की कोविड-19 की महामारी के दौरान, ये सब चीजें इंडिया शो कर सकता है G20 को सामने। और बहुत सारी चीजें हैं इंडिया की G20 को शो करने के लिए, जैसे इंडिया में आया डिजिटल रेवोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम किस प्रकार से कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रकार से सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को रीशेप करने में मदद कर रही हैं। मतलब वो लोग जो चाइना से ट्रेड कम करना चाहते हैं उनके लिए इंडिया एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। किस प्रकार से हमारे देश में नए नए स्टार्टअप्स इमर्ज होकर आ रहे हैं और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब वो स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। राइटर कहते हैं देखो 1 साल के लिए इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में इंडिया दुनिया चेंज कर देगा, लेकिन इंडिया ना G20 के मेंबर कंट्रीज को और पूरी दुनिया को अपने कुछ डोमेस्टिक सक्सेसेस दिखा सकता है, बता सकता है कि इंडिया का ये जो मॉडल है पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा समिट चूंकि इंडिया में होगा तो जहां पर भी होगा वहां पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा, पूरी दुनिया की निगाहें जब उस समिट पर होंगी तो इंडिया ध्यान आकर्षित करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरी दुनिया समिट की जगह को देखेगी तो लोगों के मन में आएगा, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कि यहां पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज इंडिया क्या कर सकता है, देखो ये कोइंसिडेंस है कि 2021, 22, 23, 24 ये जो सारे समिट्स हैं ना, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन देशों में ऑर्गेनाइज होंगे। ये सारे ना डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं, देखो ग्लोबल साउथ ना एक वो टर्म है जो यूज की जाती है लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया, इन रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ गए? तो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर सकते हैं ये चारों देश, चारों डेमोक्रेसीज हैं, चारों ग्लोबल साउथ में आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इसके अलावा देखो ये 3 देश, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनके पास प्रेसिडेंसी होगी। इंडिया के पास 2023 में, ब्राजील के पास 24 में, साउथ अफ्रीका के पास 25 में। ये ना तीनों इब्सा के मेंबर कंट्रीज हैं। इब्सा में 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। कुछ समय से ना ये ग्रुप थोड़े ठंडे बस्ते में है, क्योंकि ब्रिक्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें इन 3 देशों के अलावा चाइना और रशिया भी है। लेकिन देखो कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ये 3 देश काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बड़ा ग्रुप इनको लगता था ज्यादा सहूलियत वाला है। बट देखो रशिया और चाइना ये ना पूरी दुनिया से थोड़ा बहुत अलग थलग चल रही हैं। रशिया की जैसे ज्यादातर देशों से अभी टेंशंस हैं, मतलब ज्यादातर देशों ने क्रिटिसाइज किया रशिया को यूक्रेन वार के लिए। तो ये 3 देश अलग से अब मिलकर काम कर सकते हैं। इब्सा को रिवाइव किया जा सकता है। फायदा ये है, इब्सा अगर रिवाइव होता है, चाइना और रशिया को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को। और इन 3 देशों में तो डेमोक्रेसी है, रशिया चाइना में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, इंडिया में जब समिट ऑर्गेनाइज होगा ना, या फिर छोड़िए इंडिया में तो अगले साल होगा, बाली में समिट ऑर्गेनाइज होगा इंडोनेशिया में इसी साल, तब ये 3 देश आपस में मुलाकात कर सकते हैं। मतलब 3 देशों के जो प्रीमियर्स है ना आपस में मिल सकते हैं, ताकि इस ग्रुप को, इब्सा को फिर से रिवाइव किया जाए। अब चौथी चीज इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ना पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल डिप्लोमेट इमर्ज होके आए। जैसे देखो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, परमानेंट मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ब्रिक्स में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं पूरी दुनिया में आज के समय में। तो ना इंडिया
अलग अलग व्यूज को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे इंडिया कुछ इस थीम पे काम कर सकता है, हमारा मकसद होना चाहिए अर्थ को बचाना, हमारा मकसद होना चाहिए ह्यूमैनिटी को बचाना। इन सब चीज़ों पे इंडिया ज़्यादा फोकस कर सकता है ब्रॉड व्यूज़ पर। और कुछ लोग जिनके व्यूज़ अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होते G20 में, उनके व्यूज़ को इंडिया अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि G20 में तो सिर्फ 19 देश है ना, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, बाकी कितने सारे देश तो रह गए। उनकी आवाज़ को इंडिया बुलंद कर सकता है। इसके अलावा इंडिया का फोकस होगा इंक्लूसिव अप्रोच पर। इंडिया इस बात पे फोकस करेगा कि ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। इंडिया एक और चीज़ की वकालत कर सकता है। देखो अभी ना G20 में अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इंडिया ये कर सकता है अफ्रीका के मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म किया जाए और अफ्रीकन यूनियन को ना मेंबर बना दिया जाए G20 का। जैसे यूरोपियन यूनियन अभी मेंबर है, तो अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बना दिया जाए। तो कुल मिला के देखो, आर्टिकल लास्ट में ये कहते हैं इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है G20 में यूनिक पैकेज डिलीवर करने का। इंडिया अपनी लीडरशिप शो कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकता है और पूरे वर्ल्ड में एकजुटता लाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि देखो ये बोलना बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होगा, लेकिन इंडिया एक नैरेटिव तो सेट कर सकता है ना, इस प्रकार से एक ब्रॉड व्यू रख सकता है अर्थ का, पूरी दुनिया का। इसके साथ साथ जो राइवल व्यू पॉइंट्स हैं जैसे रशिया, यूएसए, चाइना और यूएसए, राइवल व्यू पॉइंट्स को भी कन्वर्ज करने की कोशिश इंडिया कर सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया G20 से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2021 में ना एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो उस समय ना इस बिल में ये कहा गया था वोटर आइडेंटिटी कार्ड को लिंक करना है आधार नंबर से, लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो सरकार और ईसीआई अथॉरिटीज़ के द्वारा ये बोल दिया गया वॉलंटरी प्रोसेस है, कंपलसरी नहीं है। मतलब ऐसे वोटर्स जो अपना रजिस्ट्रेशन नया करवाएंगे उनको बोला नहीं जाएगा कंपलसरी कि आधार कार्ड लेके आइए तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये वॉलंटरी है। और ये बिल आया इसलिए था, अगर आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक होता है ना, तो एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। किसी के दो जगह वोट होते हैं, तीन जगह वोट बने होते हैं, तो डुप्लीकेशन जो होती है ना, उसे खत्म किया जा सकता है। अब क्या हुआ है, अब देखो ये हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर मजबूर किया जा रहा है नए रजिस्ट्रेशन वालों को कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए ताकि उसे लिंक किया जा सके वोटर आईडी से, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आपका वोट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मतलब पिछले साल बिल आने के बाद में सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्लैरिफिकेशन दी थी वो झूठी साबित हुई। जिसका डर था वही हो रहा है, राइटर ऐसा बोलना चाहते हैं। राइटर कहते हैं देखो, इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये भी है समय समय पर इलेक्शंस कंडक्ट होना, और इसके साथ साथ इलेक्शंस में वोटर्स की ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित होना। मतलब जब इलेक्शंस होते हैं ना, हमारे देश में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहता है दूसरे देशों की अपेक्षा कर। दूसरे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं देते, और इस वोटिंग प्रोसेस भी हमारे देश में बिल्कुल सिंपल है। ईवीएम पर बटन दबाओ, आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी समय समय पर अच्छा प्रयास करती है, जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज करती रहती है, क्योंकि हमारे देश में माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से समय समय पर वोटर लिस्ट को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चूंकि हमारे देश में इलेक्शंस भी रेगुलरली होते रहते हैं, तो इलेक्शन से पहले लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी एज और करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर नई जगह पर भी वोट अपना बनवा सकते हैं। हर एक इलेक्शन से पहले मौका मिलता है। देखो हमारे देश में ना जो स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है पिछले कुछ सालों में। और देखो जो स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनको ना अपने काफ़ी काम करवाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता होती है, आईडी कार्ड की। इवन सिम भी लेना हो तो भी आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो तो आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। लोन लेना हो आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ये जो स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन है ना, वो अपने करंट रेजिडेंस को देखते हुए अपना एड्रेस चेंज करवा लेती हैं अलग अलग आईडी कार्ड्स में। तो जब देखो
ऐसी पॉपुलेशन आसानी से करंट रेजिडेंस के आधार पर वोट बनवा सकती है, तो फिर उसको आधार से लिंक करने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। लेकिन देखो इसमें दिक्कत बहुत है। दिक्कत यह है कि एक तो ना, बल्कि आधार कार्ड के डेटा में आपको बहुत सारी कमियां मिलेंगी, बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, लेकिन वोटर लिस्ट का जो डेटा है ना, उसमें इतनी कमियां नहीं है जितने कि आधार के डेटा में कमियां हैं। और आधार कार्ड देखो कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है कि आधार से आप लिंक करोगे वोटर आईडी कार्ड को तो फिर वोटर आईडी में जितने भी लोग हैं, मतलब वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं, फिर वो जेन्युइन होंगे। नहीं, आधार सिर्फ एक रेजिडेंस का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स ने, फर्जी ढंग से आधार बनवा के रखा है। और देखो एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, आधार को लिंक किया गया था वोटर आइडेंटिटी कार्ड से। तो वहां पे ना बहुत सारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं ना, वो वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड हो गए, मतलब बाहर हो गए, वो अपना वोट ही नहीं दे सके थे क्योंकि उनका वोट काट दिया गया। इसके बाद देखो एक बड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड तो कई तरह की स्कीम से भी लिंक्ड है, मतलब बेनिफिशरीज का जो डेटा है वो आधार से लिंक्ड है। अब किसी बूथ पे ना लोग वोट देने जाते हैं, और वोट देने जाते हैं तो उन सबका आधार कार्ड मान लीजिए सरकार को पता है। अब ये भी पता है उनको स्कीम्स का लाभ मिल रहा है क्योंकि आधार कार्ड से स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। तो अगर मान लीजिए कोई गलत मिसयूज करना चाहे इस चीज़ का, जिसने रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट वोट दिया, उनका वोट काटा जा सकता है, उनको स्कीम्स का लाभ देने से सरकार मना कर सकती है, मतलब जानबूझ के बेनिफिशरीज की लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब मिसयूज हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड लिंक्ड है आधार से, आधार लिंक्ड है स्कीम से, तो जिन्होंने खिलाफ वोट दिया उनको स्कीम का लाभ ना दे सरकार, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मतलब कम है लेकिन मिसयूज की संभावना तो है ही, देखो हमेशा बनी रहती है। और डेटा प्रोटेक्शन की दिक्कत है। वोटर आईडी कार्ड अगर लिंक्ड हो जाएगा आधार से, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून अभी भी नहीं है। लास्ट में फिर यही बोला जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है ना, वो है आसानी से इलेक्शंस होना, लोगों का हाई टर्नआउट। लेकिन इस प्रकार सी चीज़ें जब होंगी तो फिर देखो लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, वोटिंग मुश्किल हो जाएगी, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वकालत से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो राइटर ना ये बोलते हैं कोविड-19 की महामारी के कारण ना बहुत से लोग गरीब हो गए हैं, बहुत से लोगों का जो इनकम लेवल है कम हुआ है। आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना सोशल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का होना जरूरी है। मतलब हर एक पर्सन को सरकार की तरफ से इतने पैसे तो मिले, कम से कम वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ व्यतीत कर सकें। बाद में कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हर एक को कुछ बेसिक इनकम मिलेगी ना, तो ये समाज के लिए भी फायदेमंद है और उस इंडिविजुअल के लिए भी फायदेमंद है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ना शुरुआत में कुछ डेटा है जो हम अपने आंसर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेटा देखिए आप। जैसे हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नेट के एग्जांपल्स देखिए। सरकार ने क्या क्या किया है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज की संख्या है 800 मिलियन। 800 मिलियन मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है ना, वो ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत 120 मिलियन चिल्ड्रन को फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है, यानी 12 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट, फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा फ्री मील प्रोग्राम रन किया जा रहा है, उससे भी 5 करोड़ लोगों को बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें बेनिफिशरीज की संख्या है 490 मिलियन, यानी हेल्थ से संबंधित स्कीम है आयुष्मान भारत। इसके अलावा देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS रन करता है। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेनिफिशरीज की संख्या है 130 मिलियन और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरीज की संख्या है 4 मिलियन। जो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रन की जाती है ना, उसका फायदा मिलता है 200 मिलियन
लोगों को, यानी 20 करोड़ को। अब आपके मन में आया होगा इतना सारा डेटा है, क्या ये याद रखना है क्या? नहीं, याद तो नहीं रखना, कुछ बड़े बड़े स्कीम्स का डेटा आप याद रख सकते हो, कई बार कहीं ना कोट करने के लिए काम आ जाता है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उससे 20 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। इसके अलावा प्राइवेटली लोगों ने जो अपना प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी संख्या है 110 मिलियन, तो फिर थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। अभी भी देखो 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं हैं। इसके बाद देखो इनकम सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको कुछ इनकम मिलती रहे, बेशक आप काम ना कर रहे हो तो भी। इसके लिए काफ़ी तरह के प्रोविजंस हैं, स्कीम्स कह सकते हो, जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं ना, उनका पैसा कटता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हों, तो उनके लिए है ये जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी जीपीएफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। दूसरा है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा काटती हैं। अब ऐसे वर्कर्स जिनको ईपीएफ का लाभ मिलता है वो है 65 मिलियन, और ऐसे वर्कर्स जो सरकारी कर्मचारी हैं जो जीपीएफ का लाभ लेते हैं उनकी संख्या है 20 मिलियन, यानी 2 करोड़। अब देखो, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो भी आप पब्लिक प्राइवेट फंड में अपना पैसा जमा करवा सकते हो। एक साल में लिमिट है 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा मिलता है, 8% के आसपास। इनकम टैक्स भरते वक्त आपको एग्जम्पशन भी मिलता है। तो ये अलग अलग तरह की इनकम सिक्योरिटी संबंधित प्रोविजंस हैं। एक नेशनल पेंशन स्कीम भी है, इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या है 53 मिलियन। ये हुई इनकम सिक्योरिटी की बात में। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें कि इसकी वेलफेयर के लिए सरकार क्या कर रही है, पीएम किसान स्कीम है, 120 मिलियन फार्मर्स को फ़ायदा होता है, हर साल 6,000 रुपये मिल जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अटल पेंशन योजना है जिसका बेनिफिट होता है 40 मिलियन लोगों को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, इसका फ़ायदा हो रहा है 5 मिलियन बेनिफिशरीज को। लास्ट में मनरेगा का फ़ायदा हो रहा है 6 करोड़ लोगों को, यानी 60 मिलियन बेनिफिशरीज को। अब देखो इतनी सारी स्कीम्स हैं, क्या अब इन सब को कन्वर्ज करके एक बेसिक इनकम नहीं प्रोवाइड की जा सकती हर एक गरीब पर्सन को? ऑलरेडी सरकार इतनी सारी स्कीम्स तो चला ही रही है, तो सबको कन्वर्ज करके एक बेसिक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये हमने कुछ डेटा डिस्कस कर लिया जो काम आने वाला है। अब डिटेल से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। मतलब क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का? डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में? सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ पर है, पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू एवरी सिटीजन इन द कंट्री। सरकार देश के हर एक नागरिक को, चाहे नागरिक कैसा भी हो, उसकी सोशल कंडीशंस कैसी भी हो, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी भी हो, काम कर रहा हो ना कर रहा हो, कोई भी हो, बिना शर्त के सरकार देश के हर एक नागरिक को पीरियोडिक कैश ट्रांसफर करें। अब पीरियोडिक यहाँ पे देखो, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। आमतौर पे जैसे पेंशन प्रोवाइड की जाती है, हर एक महीने प्रोवाइड की जाती है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हर एक महीने प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक का मतलब देखो यहाँ पर ये है, कम से कम इतनी इनकम कि सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फॉर एग्जांपल आज के समय के हिसाब से अगर 3,000 रुपये एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है जीवन यापन करने के लिए, तो देश के सभी नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएं। कोई भी हो, अंबानी हो, अदानी हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, सबको 3,000 रुपये दिए जाएं एक महीने में, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कंसेप्ट जाना यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अब हम इस स्कीम के फ़ायदों की बात करेंगे और फ़ायदे डिस्कस करने के बाद डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे। राइटर सबसे पहले कहते हैं 2010 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश में और वेस्ट दिल्ली में इस प्रकार की स्कीम चलाई गई थी पायलट बेसिस पे, यानी टेस्ट करने के लिए अगर इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है। राइटर कहते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सामने आए जब पायलट बेसिस पर यह स्कीम चलाई गई थी। जिन लोगों को
एक निश्चित इनकम दी गई थी हर एक महीने, उन लोगों में या फिर उन फैमिलीज में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा, क्योंकि वो काम तो कर ही रहे थे लेकिन उनके पास जो एक्स्ट्रा इनकम आई उससे वो खाने के लिए अच्छी चीज़ें खरीदने लगे, तो इसलिए उनमें न्यूट्रिशन का लेवल इंप्रूव हुआ, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ, हेल्थ और हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, स्कूल अटेंडेंस बढ़ी, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी थीं कि उनको एक्स्ट्रा इनकम जब मिली तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रेफर किया बजाय के चाइल्ड लेबर करवाने के। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन का स्टेटस भी काफ़ी इंप्रूव हुआ, क्योंकि देखो वैसे तो धीरे धीरे अब सिचुएशन चेंज हो रही है शहरों में, लेकिन गांव की बात करें आज भी हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल समाज है। वुमेन के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि महिला घर पे रहती है और पुरुष बाहर जाके काम करता है, तो महिला पैसों के लिए डिपेंड करती है हस्बैंड पे, लेकिन उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सहायता से कुछ बेसिक इनकम मिलती है तो महिला इंपावर्ड फील करती है, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है, इससे वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबल्ड और वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई इस स्कीम की वजह से। सबसे लास्ट में वर्क की क्वालिटी और जो अमाउंट है वो भी इंप्रूव हुआ। तो ये सारे फायदे बताते हैं राइटर जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पायलट बेसिस पे चलाई गई थी मध्य प्रदेश और वेस्ट दिल्ली में, ये सब फायदे देखने को मिले। कुछ और फायदे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के। जैसे देखो, ये स्कीम इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक लिबर्टी प्रोवाइड करती है, ये एक प्रकार से इंश्योरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे देखो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं पहले से कम होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इस सिचुएशन में इस प्रकार की स्कीम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये स्कीम एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस का काम करेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आपको पता है आज के समय में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सोसाइटी में अगर देखो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है तो वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी वो किस लिए आई थी, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब समाज में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, कैओस बढ़ता है, लोगों का सिस्टम के प्रति नाराज़गी बढ़ती है अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी समाज में होती है। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो पैसे नहीं होते तो मजबूरी में कोई भी जॉब लेनी पड़ती है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, लेकिन बेसिक इनकम हर एक को जब प्राप्त होगी तो वो अपने हिसाब से जॉब चूज कर सकेंगे, मजबूर नहीं होना पड़ेगा किसी को भी खराब वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी सरकार वैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों के भले के लिए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना। बहुत बार ऐसा होता है जो संपन्न लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इन स्कीम्स का लाभ उठा लेते हैं, और बिल्कुल काफ़ी बार ऐसा होता है जो डिजर्विंग लोग होते हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं होता या फिर दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता। एक बार ये स्कीम चलेगी तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, सरकार देखो वैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर देश के हर एक नागरिक में सीधा सीधा हर महीने पैसा जाएगा तो कितना करप्शन बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में, लेकिन इस प्रकार की स्कीम जब चलाई जाएगी तो दूसरी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने पे जो ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट आती है उसको बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जब इतने बड़े स्केल पर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चलाई जाएगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, गांव-गांव में बैंक खुलेंगे और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे देखो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। जैसे एग्जांपल दिया जाता है एग्रीकल्चर का, अभी एग्रीकल्चर जो लेबरर हैं उनके पास छोटा सा लैंड है लेकिन रिस्की है खेती करना, इसलिए वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। जब उनके पास बेसिक इनकम होगी, उन्हें पता है सरकार उन्हें हर एक महीने कुछ तो कुछ इनकम देगी, तो वो अपने खेत में खेती करेंगे, तो इससे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये सब हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के। अब हम बात करते हैं इस स्कीम के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो ये है, अगर इस प्रकार की स्कीम आती है तो लोग आलसी हो जाएंगे,
लोग काम करना छोड़ देंगे, उन्हें पता है हर एक महीने बेसिक इनकम तो उन्हें प्राप्त होगी ही। तो इस वजह से जो डिपेंडेंसी है सरकार पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर स्टेट सबको बेसिक इनकम देगा तो वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, हेल्थ पर खर्च करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग बेसिक इनकम का पैसा खर्च करेंगे शराब पीने में, तंबाकू का सेवन करने में या फिर ड्रग्स लेने में, तो इससे तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फ़ायदे के बजाय। नेक्स्ट, पॉपुलेशन साइज देखो बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी स्कीम चलाने के लिए क्या सरकार के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं? और देखो ऐसा नहीं है ना, बात एक बार की है, हर महीने पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सरकार शुरुआत कर देती है, बाद में सरकार को लगता है नहीं हर एक महीने पैसा देना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमी पूरी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाएंगी, तो सरकार बाद में बंद नहीं कर सकेगी। एक बार लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो वो सड़कों पे आ जाएंगे अगर ये स्कीम बंद कर दी गई तो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सबसे लास्ट में वर्कर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अभी देखो वर्कर्स को काम करना पड़ता है, उन्हें पता है जीवन यापन करने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन एक बार सबके पास पैसा होगा, कुछ बेसिक इनकम होगी अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उनको सिर्फ वो अट्रैक्टिव काम करेंगे। इससे मार्केट में जो वर्कर्स की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, वो कम हो जाएगी और देश की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।